हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जहाँ पे हम प्लांट्स के एप्लीकेशन कर चुके थे। अब हम एनिमल्स के लिए करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स, हम ये टॉपिक आज जो स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहला लेने वाले हैं हम ह्यूमिलिन। नाउ व्हाट वी टेक नाउ? ह्यूमिलिन, ह्यूमन इंसुलिन, राइट? इंसुलिन क्या काम करता है? मतलब इंसुलिन जो हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है ये आपको पता है। आपने 10th तक स्टडीज की हैं, वहाँ पे आपने ग्लैंड्स और हार्मोन पढ़े हैं। तो पैंक्रियास से रिलीज होता है। अब ये इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है। अब क्या होता है कि मान लो इंसुलिन जो है वो कम हो जाए तो पेशेंट किस चीज से कौन सी बीमारी होगी उसे? डायबिटीज मेलिटस, डायबिटिक पेशेंट कहेंगे उसे। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए या इस कंडीशन का वैसे तो इलाज है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने और भी अच्छा इसका ट्रीटमेंट कर दिया है, ह्यूमिलिन बना दिया है। जिससे क्या होता है, ह्यूमिलिन के इंजेक्शन उस पेशेंट के लिए बड़े हेल्पफुल रहते हैं। तो यहाँ हम इसको सीखेंगे कि कैसे क्या होने वाला है, ह्यूमिलिन बनेगा और कैसे इसे यूज किया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है ये ह्यूमिलिन, बनता कैसे है, इसके बनने के लिए क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले तो चाहिए इंसुलिन जीन। अब ये इंसुलिन जीन कहाँ पर मिलेगा? ये इंसुलिन जीन मिलेगा पैंक्रियास के क्रोमोसोम नंबर 11। तो कहाँ मिलेगा? क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ पैंक्रियास। यहां से आपको लेना है क्या? इंसुलिन जीन। क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, आपको पता है। ये इंसुलिन जीन क्या करने वाले हैं कि ये सबसे पहले प्रो इंसुलिन बनाते हैं। जो प्रो इंसुलिन होता है वो क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन होते हैं। वहां से आपको एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन बनाना है। तो यहाँ पे ये इंसुलिन क्या बनाएंगे? प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन क्या आता है? प्रो इंसुलिन एक चेन होती है जिस चेन में 3 चेन इंक्लूडेड है। ABC पेप्टाइड चेन है 3। ABC पेप्टाइड चेन तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। अब ये चेन इनएक्टिव है। अभी इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3 चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और C पेप्टाइड चेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, इसी वजह से ये AB भी इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव फॉर्म है। सबसे पहले इसे इनएक्टिव से एक्टिव बनाना पड़ेगा, तो यहां से रिमूव करना होगा C पेप्टाइड चेन। जब C पेप्टाइड चेन रिमूव हो जाएंगी तो हमारे पास बच जाएगा A एंड B चेन। ये A एंड B चेन अभी भी फंक्शनल नहीं है, तो फंक्शनल करने के लिए यहाँ पर लगाए जाएंगे डाइसल्फाइड लिंकेज। अब ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो आपको इतना तो पता चल गया है कि कहाँ से आपको एक्टिव फॉर्म निकालनी है, इंसुलिन जीन, कौन से इंसुलिन का प्रयोग करना है, ये आपको पता चल गया है। अभी ये जानिए कि इंसुलिन ये फंक्शनल तो हो गया है, इंसुलिन के फंक्शनल आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों हम इंसुलिन के फंक्शन जानते हैं। इंसुलिन का फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या करता है, तभी तो ये काम में लेने के लिए हमें चाहिए। देखो, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, सबका डिपोजिशन करने का काम करता है। तो एक तरीके से क्या कन्वर्जन करता है? ये कन्वर्जन करता है अमीनो एसिड से प्रोटीन, दूसरा फैटी एसिड से लिपिड बनाता है, और थर्ड एंड फाइनल इज ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन।
प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, उन सबका डिपोजिशन करने का काम करता है। अब आपको इन सबका इतना काम पता चल गया है। अभी मान लीजिए हमारी बॉडी में इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है, मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था, इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। व्हाट इज हाइपरग्लाइसीमिया? हाइपरग्लाइसीमिया इज अ स्टेज इन विच क्या होता है, इंसुलिन लेवल डाउन हो जाता है ब्लड में, तो यहाँ पर ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, और जब ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाएगा तो पेशेंट क्या बन जाएगा, डायबिटिक बन जाएगा। और डायबिटिक पेशेंट इस डिजीज को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। तो जरूर लिख लेते हैं कि अगर इंसुलिन, पहली बात तो हमें ये जरूरत महसूस हुई ही क्यों कि इंसुलिन चाहिए, इसीलिए महसूस हुई क्योंकि इंसुलिन की कमी भी हो जाती है, तो उसे कैसे कंप्लीट करना है। तो देखो इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने से पेशेंट किस तरह, मतलब क्या होने लगेगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन की कमी हो रही है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या कंडीशन है, हाइपरग्लाइसीमिया। ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट क्या कहलाएगा, ये डायबिटिक पेशेंट कहलाएगा। ये डायबिटिक पेशेंट किस बीमारी से जूझ रहा है, डायबिटीज मेलिटस। चलिए, हमें इंसुलिन क्यों चाहिए, इसे एक्टिव क्यों बनाना है, हमें ह्यूमिलिन क्यों चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्यों किया है, हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी की क्या जरूरत पड़ गई है, कि बायोटेक्नोलॉजी यूज करना पड़ा है। अगर आप बच्चों, आप लोगों ने ये देख लिया है, तो अब हम बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं कि इसको बनाया कैसे। आप इसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का इसमें क्या यूज है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया इंसुलिन जीन, क्या लिया आपने, इंसुलिन जीन। ठीक है, डिजायर जीन है हमारे पास। इसे अब आपको वेक्टर चाहिए। एनिमल की कंडीशन में वेक्टर कौन सा होता है, प्लांट वाले में आपने टीआई प्लाज्मिड किया, तो एनिमल की कंडीशन में कौन सा वेक्टर लेंगे, PBR322, राइट, वेक्टर। क्या बनाएंगे, आरडीएनए बना दिया हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनाने के लिए इन दोनों को कौन सी साइड से कट करेंगे, सेम साइड से, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करेंगे, और बाद में इन्हें ऐड करने के लिए क्या लेंगे, डीएनए लाइगेज। दोनों को कट कर लिया सेम साइड से। अब कट करने के बाद दोनों को जोड़ने के लिए भी कोई चाहिए, तो वो कौन है, डीएनए लाइगेज। तो मान लेते हैं हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसा आया। अब इसे ट्रांसफॉर्म कराना है। ट्रांसफॉर्म कराने के लिए एनिमल्स के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है वैसे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंसर्ट कराना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे हम हीट शॉक मेथड, इलेक्ट्रोफोरेशन कुछ भी यूज कर सकते हैं, हीट शॉक मेथड। यूज करेंगे। ये हमारी होस्ट सेल किसकी है भाई, एनिमल्स के केस में ई कोलाई। कौन सी होस्ट सेल है, ई कोलाई। इसमें आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करा दिया।
अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करने के बाद हमारे पास 2 चेन निकल कर आई। ये 2 चेन निकल के आई, पर ये तो इनएक्टिव है, तो इन्हें एक्टिव करने के लिए यहाँ पर लगाया जाएगा डाइसल्फाइड लिंकेज। अब आपका फंक्शनल ह्यूमिलिन हमारे पास आ गया, फंक्शनल फॉर्म ऑफ इंसुलिन कह लीजिए इसे। या ह्यूमिलिन। अब इसके इंजेक्शन बनाए जाएंगे और पेशेंट को इंसुलिन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये फंक्शनल है, तो ये इंजेक्ट कर दिया जाएगा किसमें, जो भी पेशेंट होगा जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अब आप सोच रहे होंगे इसकी दवाइयां भी बन सकती हैं। बेटा दवाइयां क्यों नहीं बन सकती, ओरल पिल्स ले सकते हैं हम इंसुलिन के लिए, इंजेक्शन ही क्यों, पेनफुल भी रहता है इंजेक्शन। तो हम उसकी ओरल पिल मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ओरल पिल क्यों नहीं लेते। उसका कारण है कि इंसुलिन क्या है, जो चेन है वो पेप्टाइड चेन है, तो प्रोटीन की बनी हुई चेन है जो कि हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाएंगी। आप जानते हैं क्यों डाइजेस्ट हो जाएगी, स्टमक में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो पेप्टाइड चेन होने की वजह से, बिकॉज इट इज प्रोटीन, ये प्रोटीन होने की वजह से क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। कहां पर, इन स्टमक, डाइजेस्ट इन आवर स्टमक, राइट। दूसरी चीज जो साइंटिस्ट ने की बायोटेक्नोलॉजी के, क्योंकि आप भी जानते हैं कि साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और जो अच्छा बेटर रिजल्ट देगा वो अप्रूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि स्लॉटर टेक्निक। स्लॉटर टेक्निक क्या है कि इन्होंने सोचा कि एनिमल्स लाइक पिग इनको ना काट के, मतलब इन्हें स्लॉट मतलब करना, मारना, और उसके अंदर से उनके पैंक्रियास से इंसुलिन निकालो और वो इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया किसके में, उन्होंने टेस्ट किया इंसानों पर। तो दूसरे का प्रोटीन जब इंसानों पर गया और वो किसका गया था, पिग का, तो क्या होगा, वो एलर्जी क्रिएट करेगा और लोगों को एलर्जी होने लगी। तो वो वाली टेक्निक भी गलत हो गई। फिर लास्ट एंड फाइनल टेक्निक आपकी आई इंजेक्शंस, इंसुलिन के इंजेक्शंस। अब इंसुलिन के इंजेक्शन टाइम बाय टाइम जरूरत के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट को काफी राहत मिलती है और पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हैं। तो वहां इंजेक्शन वाली टेक्नोलॉजी के लिए ह्यूमिलिन बनाया गया। तो अगर आप दूसरी चीज यूज करें तो स्लॉटर भी इन्होंने यूज किया, पिग का इंसुलिन। पिग इंसुलिन कहाँ इंजेक्ट कराया, इंसानों में। ये यहाँ से लाइन बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आपने बच्चों इंसुलिन देखा, ह्यूमिलिन क्या क्या है। इंसुलिन जीन लेंगे जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम नंबर 11, और क्रोमोसोम 11 कहाँ पे, पैंक्रियास का, और उसको लेकर के बनाया गया क्या, वहां पर इनएक्टिव फॉर्म था प्रो इंसुलिन। इसमें ABC प्रोटीन की 3 चेन थी। बिकॉज ऑफ C ये इनएक्टिव रहता है, तो इसलिए C को रिमूव कर देते हैं, AB चेन से उसमें डाइसल्फाइड लिंकेज लगा करके इसे एक्टिव बनाया जाता है और इसके इंजेक्शन बना करके पेशेंट को दिए जाते हैं। यहाँ पर उससे पहले भी टेक्निक यूज करने की कोशिश की गई, जैसे ओरल पिल बनाए, स्लॉटर्स बनाए, लेकिन वो यहाँ वर्क नहीं किया। तो बच्चों आप इसे देख लीजिए ताकि मैं आपको आगे का टॉपिक करा सकूं। चलिए अब हम दूसरा एलिमेंट्स पे यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। वो यूज है किसमें, GMO, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जहां पे इन्होंने बनाया 2 चीजें। देखते हैं वो क्या बनाया है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। GMOs, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर पहला इन्होंने बनाया क्या था, पहला रोजी काउ। काउ का नाम देख रहे हैं, रोजी काउ। ये रोजी काउ की क्या खासियत थी बायोटेक्नोलॉजी से, मतलब इसे बहुत बेटर एक हाइब्रिड बनाया गया। वो कैसे बनाया गया,
देखिए जरा इसके अंदर क्या खासियत थी। नॉर्मल काउस का जो मिल्क होता है उसमें प्रोटीन उतना नहीं होता जितना इसके मिल्क में होता है। इसके 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके पास प्रोटीन पर लीटर। अब देखो नॉर्मल काउ से तो ज्यादा दे रहा है और वो प्रोटीन भी कौन सा है, अल्फा लैक्टाब्यूमिन। ये नॉर्मल काउ से ज्यादा है और दूसरा इसमें प्रोटीन रिच क्वालिटी नॉर्मल काउ से जो है वो ज्यादा है, तो ये बेटर है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी से बनाया है। दूसरा अगर मैं कहूँ ट्रेसी, ट्रेसी एक शिप है, इससे क्या हुआ, ये भी एक जीएमओ है। इससे क्या बनाया गया, इस शिप के पास क्या, इसके अंदर क्या बनता था, ये इस नॉर्मल शिप से इसमें हटके अलग क्या है, इसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ड्रग प्रोड्यूस होता था। ये ड्रग किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा कौन सी डिजीज होती है, क्या है ये एम्फीसीमा। एम्फीसीमा वो डिजीज है जो स्मोकिंग करने से होती है। बहुत ज्यादा स्मोक जो लोग करते हैं उनके लंग्स में जाके वो जो स्मोक है वो अंदर जाके एल्वेलाई को डैमेज कर देते हैं, तो और फिर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पर्सन की दम घुटने से मौत भी हो जाती है। तो एम्फीसीमा इज अ डिजीज कॉज्ड बाय स्मोकिंग। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया गया। इसमें होता क्या है, एल्वेओलाई डैमेज हो जाते हैं। नाउ थर्ड इज माइस। माइस पे क्या एक्सपेरिमेंट हुए, थर्ड अगर मैं पूछूं तो बच्चों माइस, जितने भी एनिमल्स बायोटेक्नोलॉजी से जब जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं उसमें 95% माइस का यूज बहुत होता है। यानी कि सारे एक्सपेरिमेंट लगभग 95% माइस पर ही किए जाते हैं। कोई डिजीज स्टडी करनी हो, मतलब यूज देखो, क्लिनिकल कोई चेक करना हो, देखो डिजीज स्टडी करने के लिए माइस का यूज बहुत है। क्यों, एक तो डिजीज स्टडी करने में, एक फिजियोलॉजी, कोई ड्रग टेस्ट करना हो तो सबसे पहले कहाँ होगा, इसी को। और कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट टेस्ट करना हो, कोई क्रीम है, तो वो सब जो टेस्ट करने, क्लिनिकल टेस्ट करने के लिए माइस का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। यहाँ हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जीन थेरेपी। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे जीन थेरेपी। क्या है ये जीन थेरेपी। इससे पहले बच्चों एक चीज और याद लिख लीजिएगा कि मतलब कुछ डेटा होते हैं वो भी हमें याद करने होते हैं। टेक्नोलॉजी हमें आती है नो डाउट, लेकिन हमें कुछ डेटा है वो भी याद कर लीजिए। जैसे कि आपका 1983 में अमेरिकन कंपनी एलईडी, या कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमिलिन बनाया था। एलईडी कंपनी है और इसी ने बनाया था ह्यूमिलिन। तो ये आप एक डाटा है जिसको आप याद कर सकते हैं कि कहाँ से कैसे आया, वो आप देख लीजिए। टेक्नोलॉजी आप जानते हैं पर कुछ डेटा जो बुक में लिखे होते हैं वो भी हमें याद करने होते हैं। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या है कि जीन में अगर कोई डिफॉल्ट है या कोई डेफिशिएंसी है तो उसे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करेक्ट किया जा सकता है, तो वो थी जीन थेरेपी। तो जीन को करेक्शन करना, करेक्शन ऑफ जीन एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब कोई ऐसी डिजीज हो गई है कि आप अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज से आप बाहर आ गए हैं तो उसका इलाज प्रॉपर नहीं है, लेकिन उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ठीक कर देंगे तो परमानेंट आपका इलाज हो जाएगा।
करेक्शन ऑफ जीन एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। चलिए यहां पर इन्होंने क्या है, 1990 में एक 4 साल की लड़की थी जो कि किस बीमारी का शिकार हो गई थी, एडीए। एडीए क्या होता है, एडेनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, इस डेफिशिएंसी में क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसमें होने लग जाते हैं रिड्यूस प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। यानी कि जो पेशेंट है वो किससे सफर कर रहा है, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। यानी कि ये जो पेशेंट है अब ये इतना मतलब कमजोर है, इसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर है कि हल्की सी चोट भी इसे बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है, या हल्का सा भी इसकी बॉडी में थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन आया तो ये बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है। तो ये है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमने कुछ चीजें यूज की थी, मतलब जो डॉक्टर्स लोग हैं वो क्या क्या कर सकते थे। तो इसके लिए ट्रीटमेंट हो क्या सकते थे, पहले तो वो देखते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। यानी कि हर 90 डेज के बाद पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाएंगे एंजाइम रिप्लेस करने वाले, ठीक है, एवरी 90 डेज, एवरी आफ्टर 90 डेज। पर क्या ये परमानेंट टेक्नोलॉजी है? नहीं, हर 90 दिन के बाद पेशेंट को बार बार इलाज के लिए जाना पड़ रहा है, मतलब बार बार उसे एंजाइम रिप्लेस करवाने के लिए जाना पड़ता है, तो वो परमानेंट नहीं है, तो ये इतना वर्किंग नहीं था। फिर क्या था, इन विट्रो इंट्रोड्यूस, मतलब कि बॉडी से बाहर क्या करना है, एंजाइम इंट्रोड्यूस करवा करके फिर उसको बॉडी में डालना है। तो क्या ये थेरेपी ज्यादा चलेगी, देखते हैं जरा। यहाँ पे उस बच्ची का WBC निकाल लिया, ठीक है, इन विट्रो मतलब सेल के बाहर। अब WBC निकालने के बाद उसमें ADA डालना है। ADA डालने के लिए हम यूज करेंगे रेट्रोवायरस, ठीक है। अब रेट्रोवायरस के थ्रू इसमें ADA चला गया और उस बच्ची में वापस से आपने वो 4 साल की जो बच्ची है उसमें वापस से हमने एंजाइम डाल दिया। तो अब क्या होता है, ये 4 साल की जो छोटी सी बच्ची हम बना लेते हैं ऐसे, तो ये जो बच्ची है 4 years old, अब इसकी बॉडी में ADA तो डाल दिया है, पर ये कब तक वर्किंग है, जब तक WBC है। तो अगर जब WBC नहीं है तो फिर वापस से बीमार पड़ जाएगी। तो ये वर्किंग प्रोसेस नहीं है, तो ये परमानेंट तो इलाज के लिए नहीं है, तो इसे भी यूज नहीं किया गया। देन थर्ड वन इज, अगर थर्ड प्रोसीजर आप इसका लें तो थर्ड प्रोसीजर है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप भी जानते हैं बेटा, इसके लिए सबसे पहले तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हर किसी के लिए अफोर्डेबल तो नहीं है ये, ठीक है।
मतलब ये प्रोसीजर अगर जिस पर इतना एक्सपेंस करने के लिए नहीं है तो उसके लिए तो नहीं है ये। दूसरा, एक्सपेंसिव होने के साथ साथ इसके लिए डोनर चाहिए। तो डोनर मिलना भी बहुत आसान काम नहीं है कि इजीली डोनर मिल जाए आपको, डोनर नहीं मिल पाएगा। और तीसरा कि यहाँ पर वो जो टीम है, मतलब ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए वो जो टीम है वो फुली जो आती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, उसके अकॉर्डिंग मतलब पेशेंट जो है वो कितना सरवाइव कर पाएगा, तो ये चीजें यहाँ आती हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कुछ वजहों से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर ये दोनों चीजें कंप्लीट है, वो एक्सपेंसिव भी है, डोनर भी है और सब मिल गया है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बट ये ज्यादा चीजें अगर अपन सराउंडिंग्स देखें तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर अगर इसको फोर्थ अगर हम इस पर जाते हैं तो जीन थेरेपी, वहीं से वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आपकी नेसेसिटी हुई तभी इन्वेंशन हुआ। क्यों? जीन थेरेपी इंट्रोड्यूस ही क्यों की गई? ये 3 इलाज हो तो रहे थे, परमानेंट नहीं थे, बार बार भी तो हो रहे थे, और ये भी हो सकता था ये परमानेंट था, लेकिन क्यों ऐसा महसूस हुआ कि नहीं टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो हर किसी की रेंज तक भी हो पाए, और जो पेशेंट है ना तो वो गरीबी से मारा जाए, ना वो इस तरह के ट्रीटमेंट से मारा जाए, तो एक परमानेंट इलाज हो। तो परमानेंट इलाज वो इस बच्ची के साथ संभव तो नहीं था। 4 साल की जो लड़की थी, क्या इसके साथ संभव था? क्योंकि वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से बाहर आ चुकी है, वो 4 साल की हो चुकी है, वो बड़ी हो चुकी है, तो उस बच्ची के साथ तो ये इलाज संभव नहीं था। लेकिन उस बच्ची की बीमारी की वजह से टेक्नोलॉजी ने एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस की, व्हाट इज जीन थेरेपी, यानी कि हमें पता चल गया कि इसका इलाज तभी था एट एम्ब्रियोनिक करेक्शन ऑफ जीन एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर इस बच्ची को एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही, भ्रूणावस्था पर ही इसके जीन करेक्ट किए जा सकते थे, इसके WBC जो थे वो ठीक किए जा सकते थे, उसमें इम्यूनिटी वाले ADA जीन डाले जा सकते थे, तभी वो बच्ची बच सकती थी। तो देखा कि एक बच्ची जो कि 4 साल की थी, वो बीमार थी और उसका इलाज संभव नहीं था, उसी वजह से टेक्नोलॉजी ने इस थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आप इसे देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम टेक्नोलॉजी की एक और चीज पढ़ लेते हैं एनिमल्स के लिए, दैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखते हैं जरा क्या है ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इसके लिए इसका यूज कहाँ किया गया? एलिसा एंड PCR, यहाँ पर इसके यूज किए गए। तो एलिसा में देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मान लो एक सस्पेंशन है जिसमें क्या है, एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। तो टेस्ट करना है, अब टेस्ट करने के लिए यहाँ पर पहले से ही कौन है इस ट्रे में, प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिया, अब हमें नहीं पता वो पेशेंट है, वो टेस्ट कराने के लिए आया है, तो उसका ब्लड सैंपल लेंगे हम, और ब्लड सैंपल में फॉरेन एंटीजन होंगे ना, वो हम यहाँ डाल देते हैं। अगर हुए, मान लो ब्लड सैंपल डाला तो इस एंटीबॉडी से अटैच हो जाएंगे,
पर ये एंटीबॉडी से एंटीजन अटैच भी हो गए और हमें पता ही नहीं चल रहा। पता कैसे चले कि मतलब एक स्पेसिफाइड एक फॉर्म तो हो जिससे पता चले कि हाँ इस टेस्ट में ये आया है या इस टेस्ट में ये नहीं आया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ एक और एंटीबॉडी लेते हैं, वो है सेकेंडरी एंटीबॉडी। इस सेकेंडरी एंटीबॉडी से एक एंजाइम अटैच होता है। देख रहे हैं आप, एंजाइम लिंक है यहाँ पे। तो एंजाइम लिंक होने से अगर ये इसके साथ अटैचमेंट कर लेता है तो डिजीज है, कंफर्म हो गया, और नहीं अटैच करता है तो डिजीज नहीं है। तो टेस्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब ये इससे अटैच कर जाए। नहीं अटैच है तो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। इसी वजह से एलिसा टेस्ट को कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। एंजाइम लिंक्ड, अब आपको इसके नाम फुल फॉर्म के साथ समझ में आ गया होगा, इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। सेकेंड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपने तो ये टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वाले में तो पूरा पढ़ा था। अब इसका यूज यहाँ पर देखें क्या है। चेन रिएक्शन, बच्चों प्रोब क्या होता है, सबसे पहले हम प्रोब समझ लें। प्रोब, क्योंकि ये आपका एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है। प्रोब, इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या होता है, लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव, उसको रेडियो एक्टिव से लेबल किया जाता है। That is called probe. अगर मैं ऐसे कहूं, ये रहा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसको दोनों साइड से लेबल कर लिया, तो ये प्रोब बन गया है। किससे लेबल किया, रेडियो एक्टिव से। इसकी एक पहचान हो जाती है। अभी हम इसका यूज करते हैं, देखो कहाँ यूज करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। एलिसा के बाद अब कोविड आया था, कोविड में आरटीपीसीआर टेस्ट हुए थे, ठीक है। तो वहां पर भी और भी ऐसी डिजीज जिनके टेस्ट मतलब डीएनए को एम्प्लीफाइड करके ही किए जा सकते हैं, तो वहां देखते हैं क्या हुआ था। कोविड में क्या लिया था पेशेंट का, स्वैब, म्यूकस, ऐसी चीजें लेनी है जिसमें क्या आ जाए कि आप टेस्ट करके बता सकें, डीएनए वगैरह उनका आ जाएगा तो उससे टेस्ट करके बता सकेंगे। तो म्यूकस लिया था, स्वैब लिया था, वो ऐसे रुई डाल के नाक में, वो जो ईयरबड्स डाल रहे थे उससे स्वैब ले रहे थे, उस स्वैब को टेस्ट कर रहे थे। ऐसे ही स्वैब का टेस्ट होता है ज्यादातर, कैसे करेंगे, म्यूकस का टेस्ट होता है। तो यहाँ उन्होंने ले लिया, चलो सैंपल ले लिया, इस सैंपल में आ गया डीएनए, ठीक है। अब हम यूज करेंगे पीसीआर। पीसीआर यूज करने के लिए आप भी जानते हैं क्या क्या टेक्निक यूज होती है। सबसे पहले डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होगा, डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग किए जाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एनिलर्स, एनिलिंग डालते हैं। तो एनिलिंग प्रोसेस में यहाँ क्या डाले गए, प्रोब। प्रोब का एक स्पेशल सीक्वेंस होता है बच्चों, ये जहां पे इनका सीक्वेंस मिलेगा वहीं जाकर ऐड होंगे, ऐसे ही नहीं ऐड हो जाएंगे। तो इनको अगर अपना सीक्वेंस इस डीएनए में मिला, मान लो पेशेंट है, सच में अगर उसे डिजीज है, तो इनको अपना सीक्वेंस मिल जाएगा। और जब इनको अपना सीक्वेंस मिल जाएगा तो ये डीएनए के साथ बाइंड अप कर लेंगे, और बाइंड अप करने के बाद आपके पास देखिए डीएनए के स्ट्रैंड एम्प्लीफाइड होकर के डीएनए के कितने स्ट्रैंड मिल गए, एक से शुरू किया था, 2 स्ट्रैंड हमारे पास मिल गए, राइट। तो डीएनए के आपके पास 2 स्ट्रैंड मिल गए, 2 से 4000, ये आप कितने भी बन सकते हैं, है ना। तो डीएनए की पीसीआर की 30 साइकिल्स पे कितने बनेंगे, 1 मिलियन। और तो सेम आपके पास डीएनए की कॉपी बना ली आपने एक तरीके से। तो पीसीआर में क्या करते हैं, अगर पेशेंट है
और उसके डीएनए एम्प्लीफाइड करके उनको देखा जाता है। तो एक्सटेंशन हो गया, डीएनए मिल गए हमको, एम्प्लीफाइड फॉर्म मिल गए, एक से स्टार्ट किया, 2 हमको मिल गए। अब देखें कैसे इसे। इनको देखने के लिए क्या किया जाता है, ऑटो रेडियोग्राफी में इन डीएनए के मान लो ये स्टैंड आ गए, पर इनको विजिबल भी तो करना है, इन पर एक्स रेज पास कराई जाती है। ठीक है, एक्स रेज पास कराएंगे तो ये चमकेंगे, शाइन करेंगे। अगर ये शाइन करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव है, और अगर नहीं शाइन कर रहे तो आप नेगेटिव आएगा। यानी कि सबसे पहले तो डीएनए को प्रोब के साथ लेबल करवाएंगे। अगर प्रोब अटैच हो जाता है तो ये भी एक साइन है कि अगर उसके पास था ना, मतलब वो वाला साइड भी था जो उससे अटैच कर गया, यानी कि डिजीज अगर उसको थी तो प्रोब उससे अटैच कर गया, नहीं होती तो नहीं अटैच करता। पर ये भी एक साइन है अटैच होने का, पर ये हमें दिखेगा कैसे, इसे देखने के लिए एक्सरेज पास कराए गए। जब एक्सरेज पास कराए गए तो ये चमके, और जब ये चमकेंगे डीएनए के बैंड तो ये प्रूव हो जाएगा पेशेंट डिजीज से पॉजिटिव है। देखिए बच्चों, ये तो हुआ अपना पूरा एनिमल्स पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज, जहां हमने ह्यूमिलिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, रोजी काउ, ट्रेसी शीप माइस, ये सब हमने पढ़ा है। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देखेंगे जहां हमें एहसास होगा कि हम इसको किस लेवल तक ले गए। जैसे कि बायोएथिकल इशू। क्या है ये बायोएथिकल इशू? यहाँ पर ये एक गैक है, कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये हमें कहती है कि हम कम से कम बायोटेक्नोलॉजी अगर कर रहे हैं तो उस लेवल तक ना जाएं जहां हम जानवरों को कुछ ना समझें। यहाँ पर इंसान को इंसान समझा जाए और जानवर को जानवर ही समझा जाए। तो यानी कि जैसे कि अगर आप समझेंगे मैडम क्या कहना चाह रही है, मेरा मतलब ये है कि हम माइस को यूज करते हैं तो एथिकली देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम अननेसेसरी कुछ ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे कष्टदायक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं जहां जानवरों को बहुत बहुत पीड़ा हो सकती है। तो वहां और ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने स्वार्थ के लिए एनिमल्स को किल भी कर रहे हैं, तो ये एथिकल्स के अगेंस्ट जाता है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए बायोएथिकल इश्यूज के लिए गैक एक कमेटी है, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये आपको अप्रूव करेगी, ये बताएगी कि कितना एनिमल्स पर कितना यूज करना है, कौन से यूज करने के लिए ठीक है, एनिमल्स को ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। ये बायोएथिकल इशू पर काम करती है। मतलब आप पढ़ाई कीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप आगे जाके बहुत अच्छे बनिए, लेकिन एथिक्स से पीछे मत हटिए, वो भी उनका भी ख्याल रखें। तो इसका ख्याल रखने के लिए गैक, जेनेटिक अप्रूवल कमेटी, ठीक है, जो इन टॉपिक्स पर ध्यान देगी। बायोपायरेसी, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आपको समझनी है। बायोपायरेसी, पायरेसी का मतलब तो आप जानते हैं, चोरी। चोरी क्या है कि मतलब कुछ एमएनसी कंपनीज, विदेशी कंपनी और बाहर के देशों से क्या करती हैं, हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को स्टील कर लेती हैं, चुरा लेती हैं, और उन्हें कोई कंपनसेशन भी नहीं देती। व्हाट इज बायोपायरेसी? कि एमएनसी कंपनीज स्टील प्रोडक्ट रिसोर्सेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज कौन सा? हमारा इंडिया, विदाउट एनी कंपनसेशन। कोई उन्हें कंपनसेशन भी नहीं देते और उनकी चीजें चुरा ले जाते हैं और वहीं पर अपने नाम से उन्हें बेचते हैं। और इसके एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो नीम, हल्दी,
कैसे? जैसे मान लीजिए टर्मरिक है, कोई भी बाउंड हुआ, चोट लगी, वहां पर हल्दी घी का लेप लगा दिया तो ठीक हो जाता है। तो ये इंडिया की टेक्निक है कि वहां के लोग अपनी देसी चीजों से ही इलाज कर लेते हैं, पर यहाँ लोगों को पता नहीं है कि उसको कितना यूजफुल बनाया जा सकता है। अब क्या होता है, विदेशी लोग आए, उन्होंने देखा कि इंडिया वाले ये कर रहे हैं, हल्दी से ही भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, हल्दी और उसके यूज उन्होंने पता करे, तो क्या उन्होंने उसको अपने जगह पर ले जाके उसकी क्रीम बनाना शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ के यूज जो हम जानते थे वो हमने उसको इस तरीके से नहीं लिया कि मतलब हम उसको मार्केट लेवल पर बनाते, तो उसको दूसरे लोग ले गए और ले जाके वहां से क्रीम बनाया, अपना मार्केट बढ़ाया, कमर्शियल यूज कर लिया। फिर बाद में जब वो मार्केट में चीजें आती हैं तब हमें पता चलता है ये तो हमारे ही यहाँ से चुराया गया है। ये क्या है? बायोपायरेसी। इसके लिए अगर लड़ना हो तो भी कहाँ लड़ा जाता है, मतलब इसके लिए अगर इंडिया वाले अगर केस करें तो कहाँ किया उन्होंने? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां इसकी लड़ाई चली, इसके बारे में इश्यूज हुए। फिर उसके बाद टर्मरिक जो है वो वापस से इंडिया के लिए आया। दूसरा नीम की हम पत्ते रख देते हैं जगह जगह, ये हम देसी इलाज करते हैं कि पत्ते पानी में डाल लिए तो उससे नहाने से एलर्जी नहीं होती। कहीं पे भी अगर बहुत ज्यादा इंसेक्ट पनप रहे हैं तो वहां नीम के पत्ते रख दिए, तो उससे क्या होता है कि वो हमारा यूज है, हम उसका नॉर्मल इलाज जानते हैं, पर वहां पर दूसरी जगह लोग लेकर गए, वहां उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करके उसकी भी गोलियां, क्रीम, ये चीजें बना दी। तो ये भी इंडिया से लिया गया। ऐसे ही गोल्डन राइस, तो राइस हमारे यहाँ होता है बासमती राइस, अब उस राइस को, उसकी क्वालिटी को बायोटेक्नोलॉजी से एनरिच करके वहां लेकर गए। तो यानी कि हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट हम लोग नॉर्मली यूज कर लेते हैं वो यहाँ से चुरा करके विदेशी कंपनियां लेकर गई, इसी को बायोपायरेसी कहते हैं, और उन्होंने कोई कंपनसेशन भी इसके लिए नहीं दिया। तो इसके लिए अगर कहीं कोई कंप्लेंट या शिकायत होती है तो वो कहाँ होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां से आगे चीजें वही एक्चुअल कंडीशन में लाई जा सकती है। मतलब कि अगर हम इस चोरी की शिकायत करेंगे तो कहाँ जाएंगे, इस केस को कहाँ लड़ेंगे, वो आपको बताया जा रहा है। अब है बायोपेटेंट। क्या होता है बायोपेटेंट? बायोपेटेंट एक ऐसी चीज है जहां पर क्या होता है कि कोई हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है, उसको ऑथराइज्ड फॉर्म ऑन पेपर यहीं का बना लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? बायोपेटेंट। यानी कि ये प्रोडक्ट नीम का है और ये नीम का प्रोडक्ट कहाँ से? इंडिया से बनाया गया है, तो उसका ताकि चोरी ना हो, तो इस चोरी से बचने का तरीका क्या है? बायोपेटेंट करा लिया जाता है, इसे कहते हैं बायोपेटेंट। और इसी के साथ एक और मैंने टर्म्स आपको शुरुआत में सिखाई थी, बायोफोर्टिफिकेशन, कि ग्रेन्स को एनरिच कर लेना न्यूट्रिएंट से, दैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कंप्लीट नाउ। आप इस चैप्टर को ढंग से एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मैंने आपको दोनों चैप्टर्स के कंप्लीट वीडियो डाल दी हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वाला और एप्लीकेशन। तो अब आप दोनों चैप्टर या पूरी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, दैट्स ऑल।